हमारे सीधे खड़े होने से पहले, हमारे बोलने से पहले, हमारे नाम बनने से पहले हम थे। अंधेरे में, खामोशी में, न कोई भाषा थी, न कोई इतिहास, सिर्फ डर, सिर्फ भूख, सिर्फ जिंदा रहने की आग। और वहीं उसी सन्नाटे में इंसान जन्म ले रहा था। ये कहानी है होमो सेपियंस की। शहरों से पहले, आग से पहले और शब्दों के अर्थ बनने से पहले सिर्फ जंगल था, घना, अनंत, जिंदा। और जमीन से बहुत ऊपर प्राचीन पेड़ों के बीच झूलता हुआ एक छोटा शांत क्रीचर रहता था। ना इंसान, ना बंदर, बल्कि इन दोनों के बीच कुछ ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस लगभग 12 से 9 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर रहता था। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ड्रायोपिथेकस उस ग्रुप से जुड़ा था जिससे आगे चलकर ग्रेट एप्स और शायद ह्यूमन के शुरुआती एंसेस्टर जन्मे। वो सिर्फ एक जीव नहीं था, वो एक शुरुआत था। ड्रायोपिथेकस का दिमाग छोटा था। उसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी लगभग 350 से 400 सीसी थी। ये दिमाग काफी था खतरे को पहचानने के लिए, खाना ढूंढने के लिए, पेड़ों में रास्ता खोजने के लिए और जिंदा रहने के लिए। वो भविष्य के बारे में नहीं सोचता था, वो सपने नहीं देखता था, वो सिर्फ आज के लिए जीता था। ड्रायोपिथेकस जमीन पर नहीं रहता था, वो रहता था पेड़ों में। लंबी बाहें, फ्लेक्सिबल कंधे, मुड़ी हुई उंगलियां, हर चीज बनी थी चढ़ने के लिए। उसका खाना था फल, पत्तियां, नरम पौधे। वो शिकार नहीं करता था, वो औजार नहीं बनाता था, वो बोलता नहीं था, वो ढूंढता था, वो चढ़ता था, वो छिपता था। जीवन सरल था, लेकिन एक ही नियम था, जीवित रहो। फिर दुनिया बदलने लगी। पेड़ों की जगह घास के मैदान आ गए और ड्रायोपिथेकस जंगल के लिए बना था। खुले मैदानों के लिए नहीं, लंबी यात्राओं के लिए नहीं, जमीन की जिंदगी के लिए नहीं। खाना खत्म हुआ, आश्रय मिट गया, शिकारी बढ़ गए और धीरे धीरे वे गायब हो गए। ड्रायोपिथेकस जैसे प्राणियों से दुनिया बढ़ गई कई रास्तों में। कुछ बन गए एप, कुछ बने जंगलों के दानव, कुछ हमेशा के लिए खो गए। लगभग 1.4 करोड़ से 80 लाख या 14 से 8 मिलियन साल पहले धरती बदल रही थी, जंगल सिमट रहे थे, घास के मैदान फैल रहे थे। और उसी बदलाव के बीच एक कहानी जन्म ले रही थी। रामापिथेकस दो दुनियाओं के बीच जीता था, न पूरी तरह पेड़ों का, न पूरी तरह जमीन का। वो चढ़ता था, छिपता था, भागता था, जिंदा रहने के लिए। रामापिथेकस छोटा था, हल्का था, एप जैसा। उसका दिमाग छोटा, सिंपल था, 350 से 600 सीसी तक। लेकिन उसके जॉज बहुत ताकतवर थे, सीड्स, रूट्स को तोड़ने के लिए। ड्रायोपिथेकस पेड़ों के लिए बना था। रामापिथेकस ने उनसे आगे बढ़ने की कोशिश की। फिर धरती निर्दयी हो गई, खाना कम हो गया। रामापिथेकस पेड़ों के लिए बना था, शिकारी बढ़ते गए। और फिर आया सबसे बुरा सच, रामापिथेकस गायब हो गए। रामापिथेकस इंसानों में इवॉल्व नहीं हुआ, वो एक्सटिंक्ट हो गया। पहले वैज्ञानिकों को लगा कि रामापिथेकस शायद हमारा एंसेस्टर हो सकता है, क्योंकि उसके जबड़े इंसानों जैसे लगते थे, दांत थोड़े मानवीय लगते थे। लेकिन फिर नए फॉसिल मिले, नए एनालिसिस हुए और तब पता चला रामापिथेकस असल में सिवापिथेकस जैसा था, जो मॉडर्न ओरंगुटान का रिश्तेदार है, इंसानों का नहीं। मानवता की शुरुआती समय के साथ आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो मनुष्य के और भी निकट था। लगभग 40 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, जो 2 पैरों पर चलता था। मैं
2 पैरों पर चलता हूँ। मेरे हाथ मुक्त हैं ताकि मैं भोजन उठा सकूं और अपने बच्चों की रक्षा कर सकूं। जीवित रहने के लिए मुझे सीधा खड़ा होना होगा और आगे बढ़ना होगा। ये अफ्रीका में रहता था और इसे मानव का प्रारंभिक पूर्वज माना जाता है। इनका मस्तिष्क छोटा था, लेकिन पहले के एप्स की तुलना में अधिक विकसित था। इसके टीथ और जॉज एप्स और मानव दोनों के गुण दर्शाते हैं। यह मुख्य रूप से फ्रूट्स, लीव्स और रूट्स खाता था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एवरेज हाइट लगभग 4 से 5 फीट थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के फॉसिल्स मुख्य रूप से ईस्टर्न और सदर्न अफ्रीका में पाए गए हैं। फेमस फॉसिल लूसी इसी स्पीशीज का उदाहरण है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने मानव विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आगे चलकर होमो हैबिलिस जैसे उन्नत मानव पूर्वजों का मार्ग प्रशस्त किया। बहुत पहले की बात है, जब अफ्रीका के घास के मैदानों में लगभग 24 लाख साल पहले पृथ्वी पर एक नया जीव रहने लगा। वो ना पूरा एप्स था, ना आज के इंसान जैसा, बल्कि दोनों के बीच का रूप था। उसका नाम था होमो हैबिलिस, जिसका अर्थ है हाथों से काम करने में माहिर। इनकी हाइट करीब 4 से 5.5 फीट होती थी। इनका वजन करीब 30 से 45 किलो। इनका शरीर छोटा और हल्का होता था। लंबी बाहें जो अब भी पेड़ों पर चढ़ने में मदद करती थी। ये 2 पैरों पर चलता था। मैं 2 पैरों पे चलता हूँ। खतरा आए तो पेड़ों पे चढ़ जाता हूँ। मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि इस दुनिया में मेरी जगह कहाँ है। होमो हैबिलिस का ब्रेन लगभग 500 से 700 सीसी का था। अतीत से बड़ा, लेकिन भविष्य से छोटा। मैं रास्तों को याद रखता हूँ। मैं चेहरों को पहचानता हूँ। मैं सोच सकता हूँ कि एक पत्थर क्या बन सकता है। मैं फल और पत्तियां खाता हूँ। मैं मिट्टी से जड़ें खोदता हूँ। धरती जो देती है उसी से मैं जिंदा रहता हूँ। होमो हैबिलिस रियल ओजीज इन टूल मेकिंग। उन्होंने सबसे पहले समझा कि पत्थरों को आकार देकर जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। होमो हैबिलिस बहुत सिंपल पत्थर के औजार बनाते थे, जिन्हें ओल्डोवान औजार कहा जाता है। इन औजारों का इस्तेमाल पौधों और फलों को काटने के लिए, मिट्टी से रूट्स और ट्यूबर्स निकालने के लिए, नट्स तोड़ने के लिए, रोजमर्रा की जरूरतों और जिंदा रहने के लिए करते थे। अपने हाथों से मैं तुम्हें आकार देता हूँ। तुम मुझे खाने, जिंदा रहने और सोचने में मदद करते हो। वे छोटे छोटे समूहों में रहते थे, खाना आपस में बांटते थे, खतरे पर नजर रखते थे और बातचीत करते थे, शब्दों में नहीं बल्कि आवाजों और इशारों से। लगभग 14 लाख वर्ष पहले होमो हैबिलिस पृथ्वी से धीरे धीरे विलुप्त हो गए, लेकिन मानव इतिहास की कहानी से कभी गायब नहीं हुए। अफ्रीका, लगभग 15 लाख वर्ष पहले एक नए प्रकार का मानव उभरा, पहले से अधिक मजबूत, अधिक लंबा और दुनिया को जीतने के लिए तैयार। इस प्रजाति को होमो इरेक्टस कहा गया, जिसका अर्थ है सीधा खड़ा होने वाला मानव। हम जानवरों का शिकार करते हैं। हमारे पत्थर के औजार देखो, ये अशूलियन औजार हैं। ये हमें मांस काटने और अपनी रक्षा करने में मदद करते हैं। आग ने हमारी जिंदगी बदल दी है। ये हमें गर्मी देती है, हमारा खाना पकाती है और खतरनाक जानवरों को दूर रखती है। यहाँ भोजन कम होता जा रहा है। हमें अब आगे बढ़ना होगा। आओ, अफ्रीका छोड़ें और नई जमीनों की खोज करें। होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर जाने वाली पहली मानव प्रजाति थी। ये एशिया और यूरोप तक फैल गई। लंबी दूरी तय करने के लिए लंबे पैर और छोटी बाहें, अब डालियों से झूलने के लिए नहीं। 5 से 6 फीट की ऊंचाई के साथ हम जैसा दिखता था। स्कल मोटी थी, एक बढ़ते हुए ब्रेन की रक्षा के लिए, जो अराउंड 900 सीसी था। अलग अलग वातावरण में ढलने की क्षमता के कारण होमो इरेक्टस बहुत लंबे समय तक जीवित रहा। ये जंगलों में, घास के मैदानों में और यहाँ तक कि ठंडे इलाकों में भी रहता था। इन एडेप्टेशंस की वजह से होमो इरेक्टस बाद की ह्यूमन स्पीशीज का पूर्वज बना, जिनमें होमो सेपियंस यानी मॉडर्न ह्यूमन भी शामिल है।
जावा की मिट्टी में हड्डियों ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। उन्होंने उसे जावा मैन कहा। ये प्रूफ था कि होमो इरेक्टस जमीन के लंबे रास्ते पार कर चुका था और अफ्रीका को पीछे छोड़ाया था। पीकिंग मैन। बीजिंग यानी चीन के पास की ज़ोखुडियन गुफाओं में एक और कहानी इंतजार कर रही थी। आग के निशान, पत्थर के औजार। यहाँ होमो इरेक्टस सिर्फ जीवित नहीं रहा, यहाँ वो जिया। तलकाना बॉय, अफ्रीका केन्या, अपनी जन्मभूमि में सबसे स्पष्ट सच्चाई सामने आई। लंबा सीधा खड़ा, कम उम्र का, लेकिन शरीर से पहले ही मानव जैसा। समय आगे बढ़ता गया, दुनिया और ठंडी होती चली गई और मानवता एक बार फिर बदल गई। होमो इरेक्टस की विरासत से एक और अधिक मजबूत और अधिक बुद्धिमान मानव उभरा। उसे कहा गया होमो हाइडेलबर्गेंसिस। होमो हाइडेलबर्गेंसिस। लगभग 6 लाख से 2 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर एक नया ह्यूमन चला। होमो इरेक्टस से अधिक मजबूत और अपने पूर्वजों से अधिक बुद्धिमान। मिलिए होमो हाइडेलबर्गेंसिस से। जर्मनी के हाइडेलबर्ग की मिट्टी से वो फॉसिल उभरा, जिसने एक पूरी स्पीशीज को पहचान दी। मैं अब सिर्फ एक भटकने वाला नहीं हूँ, मैं आश्रय बनाता हूँ, मिलकर शिकार करता हूँ और अपनी आग की रखवाली करता हूँ। होमो हाइडेलबर्गेंसिस का मस्तिष्क लगभग 1100 से 1300 सीसी का था, जो मॉडर्न ह्यूमन के करीब था। वे हिरण और घोड़े जैसे बड़े जानवरों का शिकार करने वाले पहले ह्यूमंस थे। वे वुडन स्पीयर्स का यूज करते थे, ग्रुप में रहते थे। लगभग 5 फीट 3 इंच से 5 फीट 9 इंच की ऊंचाई के साथ होमो हाइडेलबर्गेंसिस एक जीवित किले की तरह उभरा। ब्रॉड चेस्ट, पावरफुल मसल्स और ठंडे मौसम को जीतने के लिए बना हुआ। मैं हूँ कॉमन एंसेस्टर। मुझसे यूरोप में नियांडरथल बने और अफ्रीका में होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव। होमो हाइडेलबर्गेंसिस के बिना न नियांडरथल होते, न होमो सेपियंस और न ही हम। वे हमसे ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने आइस एज झेला, तो फिर वो मिटे कैसे? 300,000 सालों तक निएंडरथल्स ने इस जमी हुई दुनिया पर राज किया। वे जानवर नहीं थे, वे मॉन्स्टर नहीं थे, वे इंसान थे। बर्फ फट पड़ती है, एक मैमथ हमला करता है, इंसान हवा में उछलते हैं, सफेद जमीन खून से लाल हो जाती है। फिर दिग्गज गिरता है और योद्धा जीत की चीख लगाते हैं। निएंडरथल्स कमजोर नहीं थे, छोटे, मजबूत, सुपर मस्कुलर, आइस एज के लिए परफेक्ट। और अब सुनो सबसे चौंकाने वाली बात, उनका दिमाग हमसे भी बड़ा था, 1400 से 1600 सीसी। हाँ, वो इतने स्मार्ट थे। हर सुबह एक ही सवाल, आज खाना मिलेगा या आज मौत। वो दैत्यों का शिकार करते थे, मैमथ, बाइसन, रेनडियर, वुली राइनोस। ना बंदूक, ना जाल, सिर्फ पत्थर के भाले, ताकत, हिम्मत। एक गलत कदम और हड्डियां चूर। वे पौधों से दवाइयां बनाते थे। वे अपने घायल साथियों का ख्याल रखते थे। अगर कोई घायल होता तो वे उसे छोड़ते नहीं थे। जब कोई मर जाता तो वे उसे छोड़कर नहीं जाते थे। वे कब्र खोदते थे, फूल रखते थे, उसके औजार साथ रखते थे। वे शोक मनाते थे, वे याद करते थे, वे दुख महसूस करते थे। परिवार उनके लिए सब कुछ था, मजबूत, वफादार, रक्षक। पर वो गायब कैसे हुए? वो कमजोर नहीं थे, वो बेवकूफ नहीं थे, वो जानवर नहीं थे, वो नियांडरथल थे। और 3 लाख सालों तक उन्होंने फ्रोजन वर्ल्ड पर राज किया। अचानक बर्फ पिघलने लगी, मैदानों की जगह जंगल आ गए, जानवर गायब होने लगे और इस बदलती दुनिया में भूखे नियांडरथल चलते रहे, ढूंढते हुए, उम्मीद करते हुए, जिंदा रहने की कोशिश में। उनकी परफेक्ट दुनिया उन्हें धोखा दे गई। वे बेवकूफ नहीं थे, वे मरे क्योंकि एवोल्यूशन निर्दयी था। फ्रोजन हुई धरती पर एक निएंडरथल वुमन मिली एक होमो सेपियंस मैन से, जो अफ्रीका छोड़कर निएंडरथल की दुनिया में आया था।
न नफरत के साथ, न भालों के साथ, बल्कि जिज्ञासा के साथ, डर के साथ, उम्मीद के साथ। दो दुनियाएं आमने सामने खड़ी थीं, न दुश्मन, न राइवल्स, बल्कि जिंदा रहने वाले। उन्होंने हाथ छुए और इतिहास बदल गया। उन्होंने सिर्फ आग नहीं बांटी, उन्होंने खून बांटा। उनके बच्चे हुए और उन बच्चों के अंदर दोनों दुनियाएं जिंदा थीं। वे जिंदा रहे उन बच्चों के अंदर, लेकिन जो इंसान अफ्रीका में ही रहे वो कभी निएंडरथल से मिले ही नहीं। इसलिए उनके अंदर निएंडरथल के जीन नहीं हैं, क्योंकि वे अलग नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि उनके रास्ते कभी मिले ही नहीं। 3 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नई तरह का इंसान पैदा हुआ, सोचने वाला। उन्हें कहा गया होमो सेपियंस, यानी बुद्धिमान इंसान। उन्होंने बोलना सीखा, महसूस करना सीखा, याद रखना सीखा। वे सिर्फ जिंदा नहीं थे, वे बन रहे थे। फिर दुनिया बदल गई, मौसम बदला, खाने की कमी हुई, नदियां सूखने लगीं और होमो सेपियंस ने एक फैसला किया। कुछ अफ्रीका से निकल पड़े, कुछ वहीं रह गए। 2 रास्ते, एक ही स्पीशीज। जो अफ्रीका से बाहर निकले, उन्होंने रेगिस्तान पार किए, तूफानों से लड़े, बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़े। और जब वो यूरोप पहुंचे, वो बदल चुके थे। लंबे शरीर, मजबूत हाथ पैर और विशाल दिमाग। 1600 सीसी तक उन्होंने पत्थरों पर कहानियां बनाई। इतिहास ने उन्हें एक नाम दिया, क्रो मैग्नन। लेकिन सच ये है, वे कोई नई स्पीशीज नहीं थे। वो अब भी वही थे, होमो सेपियंस। बस एक अलग दुनिया ने उन्हें अलग तरह से ढाल दिया था। लेकिन हर कोई अफ्रीका से बाहर नहीं गया, कुछ वहीं रुक गए। उन्होंने गर्मी के लिए खुद को बदला, बीमारियों के लिए, खतरों के लिए। वे हालात के हिसाब से ढलते गए। क्रो-मैग्नन, लंबे, भारी, ताकतवर। अफ्रीकी सेपियंस, दुबले, तेज, ज्यादा सहनशील। और हम, छोटा शरीर लेकिन तेज दिमाग। हम बड़े नहीं हुए, हम बेहतर हो गए। क्रो-मैग्नन खोए नहीं थे, अफ्रीकी सेपियंस भुलाए नहीं गए थे। वो कभी अलग थे ही नहीं, वो थे तुम।